देखिए आज का जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि 49 पे पावर 15 माइनस का 1, 49 पे पावर 15 माइनस का 1, तो इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अगर कभी भी विभाजित वाला अगर सवाल रहे तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो पावर जो दिया हुआ है 15, तो यदि यहाँ पे सम रहता, यदि यहाँ पे सम संख्या रहता तो आप अपने मन से क्या करते हैं, पावर 2 या तो 4 लगा देते हैं अपने मन से। और यदि यहाँ पे विषम है, यदि यहाँ पे विषम है तो आप अपने मन से 1 या तो आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। या तो अपने मन से 1 या तो 3 रख सकते हैं। तो यहाँ से जो पावर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पे पावर है 15। अब 15 कौन सी संख्या है, वो है कौन, विषम संख्या। तो विषम संख्या अगर 15 है तो आप क्या रखिए, 1 रख दीजिए अपने मन से। तो 49 पे पावर यदि 1 रखिएगा और माइनस का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो 49 पे पावर 1 का वैल्यू 49 हो जाएगा। आप माइनस 1 कीजिएगा तो घट करके कितना आ जाएगा, टोटल 48 आ जाएगा। तो पूछ रहा था कि यहाँ से पूछ रहा था आपसे कि 49 पे पावर 15 माइनस का 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 48 वो संख्या था जो कि इससे पूर्णतः विभक्त हो जाता, ठीक है। 48 वो संख्या था जो कि यहाँ से पूर्णतः विभक्त हो जाता। तो यहाँ से आंसर आपका हो गया 48। उसके बाद देखिए सवाल है कि दो सतत विषम संख्याओं, सतत का मतलब है लगातार, गुणनफल 6723 हैं, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या कीजिए, ये जो दिया हुआ है इसको पहले तोड़िए, इसको क्या कीजिए, पहले इसको खंड कीजिए। जैसे 67 23, तो इसको आप सबसे पहले किससे भाग दीजिएगा, देखिए 7 3 10 2 12 6 18, ये 3 से कट रहा है, तो यानी कि 3 से आप यहाँ से विभाजित कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, फिर से 3 दूनी का 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, इस प्रकार से फिर से इसमें भाग दीजिए किससे, 2 2 4 4 8 1 9, फिर से 3 से चले जाएगा भाग, तो 3 सत्ते का 21, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 सत्ते का 21, फिर से 7 दूनी का 14 4 18, फिर से 3 से जाएगा भाग इसमें, तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, 3 चौके 12 और 3 नमा का 27, यहाँ से 4 2 6 9 6 15, फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 3 तिया का 9। अब ये 83 जो है ये एक अभाज्य संख्या आ चुका है, अब इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, टोटल कितना 3 आ गया, टोटल 4 3 आ गया, और यहाँ पे 83 आ गया। इसको गुना जब कीजिएगा तो 3 तिया का 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81, और यहाँ पे आया कितना है 83। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि 81 और 83 ये क्या है, लगातार विषम संख्या है। यही पूछ रहा था कि लगातार विषम संख्या का गुणनखंड जो है वो कितना है, 6723 हैं। तो यहाँ से गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आपका टूट के आया है। तो इसमें जो बड़ी संख्या जो हो गया, बड़ी संख्या आपका 83, छोटी संख्या 81। तो यहाँ से सवाल में पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो छोटी संख्या 81 आ चुका है, तो 81 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 81 से क्या बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर जो आपका आएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर आपका 9 आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल जो है कि 10 पे पावर 3 a प्लस का a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या क्या है। a में अंकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो ये कैसे सोल्व कीजिएगा कि a पे पावर 3 है, यहाँ से 10 पे पावर 3 है a और प्लस का a दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो a इसके साथ भी है, a यहाँ भी है, तो a को आप कॉमन ले लीजिए।
ए को जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर बचेगा कितना 10 पे पावर 3 और यहाँ पे प्लस का 1 रह जाएगा। यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो ए इंटू का 10 पे पावर 3 1000 होगा। 1000 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से जब सोल्व जब कीजिएगा तो क्या दिखाई देगा कि यहाँ से बोल रहा है क्या कि ये इतना जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है, जब उसके साथ 2 डिजिट जो है कि सेम मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 गुना का 3, ये क्या है 3 तिया का 9 हो जाएगा और इसमें से वर्गमूल जो इसका निकलेगा 3 निकलेगा। 2 में से 1 बाहर, तो 2 में से 1 बाहर वही होता है वर्गमूल। तो यहाँ से देखिए तो 1001 यहाँ पे है, 1001 यहाँ पे है और उसके बाद इधर भी तो 1001 होना चाहिए, तभी तो 2 में से 1 निकल जाएगा और वो क्या निकल जाएगा वर्गमूल आपका निकल जाएगा। या फिर 1001 यहाँ पे है, 1001 इधर भी रहेगा तो दोनों का मल्टीपल होगा, तब वो क्या होगा 1000 का स्क्वायर यानी 1001 का वर्ग हो जाएगा। तो ए के स्थान पे भी क्या आना चाहिए तो 1001 आना चाहिए। तो 1001 तो ए का जो मान जो हो गया वो क्या हो गया 1001 हो गया। ए का वैल्यू 1001 हो गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी है। तो ए का जो वैल्यू 1001 आ गया, इसमें अंक कितने हैं टोटल 1 2 3 4 अंक हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से आंसर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो सवाल पूछ रहा है, चौथा नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है देखिए, एक दो उदाहरण समझिए। अपरिमेय संख्या जैसे √5 हो गया, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे √6 हो गया, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे √7 ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे √4 ये क्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 से वर्गमूल निकलेगा कितना का 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो यानी कि जो अंदर रूट से बाहर नहीं निकले तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से जो आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या होगा देखिए। यहाँ पे 13/16 ये अंश और हर के रूप में है, 7/12 भी अंश और हर के रूप में है, 16/29 भी अंश और हर के रूप में है। लेकिन √5/3 तो हर अंश और हर के रूप में है, लेकिन √5 जो है ये क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल कह रहा है 5 नंबर सवाल कह रहा है कि √15 का वैल्यू दिया हुआ है 3.88 और √5/3 का मान क्या होगा, यही चीज़ पूछा जा रहा है। √3 का मान क्या होगा ये चीज़ पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो ये वैल्यू का यूज बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा देखिए, √5/3 ये चीज़ दिया हुआ है, इसके साथ आप क्या कीजिए गुने का, यहाँ से 3 का गुना ऊपर भी कीजिए 3 का गुना नीचे भी कीजिए। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऊपर में क्या होगा √5 तिया का 15 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा √3 गुना का 3 9 हो जाएगा। और इस तरह से √15 बट्टे का √9 से क्या बार आएगा 3 आएगा। और उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि √15 का वैल्यू आपको दे दिया गया है, √15 का वैल्यू दे दिया गया है 3.88। तो √15 का वैल्यू 3.88 यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद भाग दे दीजिए 3 से, और 3 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपका कितना आने वाला है, यहाँ से आपका 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और उसके बाद 3 नमा का 27, 3 तिया का 9, कुछ इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से भी 2 अंक के बाद यहाँ से दशमलव आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव जब लगाइएगा तो 9 और 2 अंक के बाद और 2 अंक जब आगे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 दशमलव का
29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1.29 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो गया 1.29। उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी इस प्रकार का सवाल जब दिया रहता है कि टीना और मुनीम, किसी दो व्यक्ति का जब वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ हो और उसके बाद 10 वर्ष पूर्व जब दिया हुआ है तो उसमें मुनीम की आयु, इसको कैसे लिखा जाता है समझिए। ये हो गया टीना और ये हो गया मुनीम। तो टीना और मुनीम का जो अनुपात जो दिया है, कितना दिया है, 9 और 10। ये कौन सा है, ये है वर्तमान, ये है कौन, वर्तमान। उसके बाद इसके बाद 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 4:5। 4:5 दिया है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए पहला स्टेप क्या करना है कि वर्तमान और 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे समय का जो अंतर हो रहा है कितना का हो रहा है, आज वर्तमान हो गया, इससे 10 वर्ष पूर्व यानी अंतर कितने का है, 10 का, तो यहाँ पे 10 लिखिएगा। उसके बाद गुना जो इसके साथ कीजिएगा, किसका, ये अंतिम वाला जो अनुपात है इसके अंतर का गुना कीजिएगा। अंतर कितना होगा, 5 और 4, 5 में 4 घटाइएगा तो 1 का अंतर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बटे, फिर इसका कोना कोनी गुना कीजिए, 5 का गुना कीजिए किसके साथ, 9 के साथ, कितना होगा, 9 पचे 45। फिर 4 का गुना कीजिए 10 के साथ, 4 10 40। यहाँ से अंतर जब कीजिएगा तो कितना आएगा, 5, और इस 5 को बटे में लिख दीजिए। कटाइएगा तो 5 दूनी का 10, यानी 2 गुना 1 कितना होगा, 2। अब आपसे जो चीज़ पूछ रहा है उसके साथ गुना कर दीजिए। तो मुनीम की, यहाँ से पूछ रहा है कि मुनीम की वर्तमान आयु क्या है, तो मुनीम की वर्तमान आयु क्या है, तो मुनीम के साथ गुना कर दीजिए। तो मुनीम का कौन सा है अनुपात, वर्तमान का अनुपात 10, तो 10 गुने का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बरस। यही आपका आंसर हो गया, 20 बरस आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका 20 बरस आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 7 का डेढ़ प्रतिशत 84 है। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 7 का 100% बराबर कितना, 84। यहाँ से 7 से कटाइएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, तो 100% बराबर आ गया कितना, 12। प्रतिशत हटाइएगा तो ये 100 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आ गया, 1200। यही आपका आंसर हो गया, 1200। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा देख लीजिए, 1200 हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल जो है कि 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बट्टे का 893 गुने का 786। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जो फॉर्मेट जो है ना ये किस पे आधारित है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे का ए बी, ठीक है, इस पे आधारित है। लेकिन आप सबसे पहले क्या समझिए, यहाँ तक समझिए कि होता क्या है। देखिए होता क्या है समझिए, यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, 4ab। एक और फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब प्लस रहता तो इसका जो फॉर्मूला, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका 4ab है। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहता, यहाँ पे अगर प्लस दिया रहता तब क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आप जब यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा इस ऊपर वाले पे, तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, तो 4ab। तो a कौन सा होगा 893 और b कौन सा होगा 786।
और उसके बाद नीचे में आप देखिएगा कि ए बी पहले से दिया हुआ है 893 गुने का 786, ये पहले से दिया हुआ है। तो ये 893 कट जाएगा, 786 कट जाएगा। अब बचेगा आपका सिर्फ क्या, यहाँ से 4 सिर्फ बचेगा, यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आंसर आपका 4 हो गया, यहाँ से आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला जो यहाँ सवाल है, देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है, ठीक है। और इसको कैसे और आसान से आप बना सकते हैं उसको समझिएगा। इसको आप क्या कीजिए कि जब भी इस फॉर्मेट में जब सवाल रहे इस फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि ये जो है 15 और 17 इसको क्या कीजिए, जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 32, और गुना इसके साथ कर दीजिए इसके अंतर का। एक बार इसको जोड़ दीजिए तो 32 आ गया। एक घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 और 17 का अंतर 2, तो टोटल कितना हो गया, 32 दूनी 64। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया 64, ठीक है। इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा उसको आप इस तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या है समझिए, कि √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 अनंत तक दिया हुआ रहे, ठीक है, अनंत तक दिया रहे। तब यहाँ से क्या कीजिए कि 6 को क्या कीजिए, 6 को क्या कीजिए, तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो कैसे तोड़िएगा, 2 गुने का 3, 6 लिख सकते हैं आप। और यदि यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ पे है क्या, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आपका हो जाएगा, आंसर यानी कि कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से मैथ आपका समाप्त हुआ। उसके बाद जीके जीएस और करेंट अफेयर्स, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के बारे में समझिए क्या क्या है मामला। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का होता है। और उसके बाद वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट होता है आपका शक्ति का। डाइन किसका मात्रक होता है, तो ये बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। यदि आपसे पूछ दे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से और जो एक सवाल पूछेगा कि कार्य का सीजीएस इकाई क्या होता है, कार्य का सीजीएस इकाई क्या होता है, तो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। अगर पूछ दे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10⁵ अर्ग होता है, ठीक है, 10⁵ अर्ग होता है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो गया आपका जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, यहाँ से जो होगा आपका डायोप्टर हो जाएगा। और डेसिबल क्या है, डेसिबल आपका क्या है, डेसिबल है आपका ध्वनि को नापने के लिए। उसके बाद वाट तो अभी जान ही लिए, वाट किसका है, शक्ति का मात्रक। और मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखिए इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला जो गति का नियम था वो क्या था, v = u + at, यही था, v = u + at। अगर v अगर यहाँ है और u इधर प्लस में इधर जब लाइएगा तो क्या होगा, इधर u माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इधर बच गया क्या, at, और t गुना में है, इसको जब इधर लाइएगा तो यहाँ से क्या होगा आपका t जो होगा, इधर a बचेगा, t यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर कितना हो गया, v - u/t। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से याद रखिए इसको कि होता क्या है, त्वरण बराबर जो होता है v - u/t। तो v क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग है, और u क्या है, u है आपका प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय है। चलिए यहाँ से इतना सा क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से
संवेग ना दिया हुआ है, तो संवेग और वेग में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है समझिए। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने का वेग होता है। अब बोला है कि संवेग और वेग के अनुपात से, अगर इस वेग को इधर गुना में इधर लाइएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो संवेग और वेग का अनुपात से हमको क्या पता चल रहा है? द्रव्यमान का। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। यहाँ से आंसर जो बनने वाला है आपका वो क्या बनेगा? द्रव्यमान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद सवाल है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, और माइनस का 40 डिग्री सी जो है इस पर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो 0 डिग्री सी है इस पर क्या होता है? तो जल का हिमांक जो है कि अधिकतम इसी पे होता है, 0 डिग्री सी पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो यहाँ से होता क्या है कि जब भी लोलक की लंबाई को बढ़ाया जाता है, लोलक की लंबाई को अगर बढ़ाया जाता है तो एक से गुना यदि किया जाता है तो वहाँ जो गुना जो होता है वो क्या होता है? रूट एक्स गुना होता है। क्या होता है? रूट एक्स गुना होता है। रूट एक्स गुना होता है। उसके बाद तो यहाँ से जो वृद्धि हो रहा है लंबाई में 4 गुना वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? रूट 4 गुना का वृद्धि होगा। तो यहाँ से रूट 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। रूट 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो आपका आने वाला है क्या आने वाला है कि 2 गुना हो जाएगा। इसमें और जो एक पूछा जाता है वो कैसे कि अगर लोलक की लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तब यहाँ से कैसे बनेगा? लोलक की लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ से वृद्धि जो होता है वो कैसे होता है? x बटा का 2 हो जाता है। x बटा का 2% की वृद्धि होता है। जैसे बोल दे, यहाँ से देखिए सवाल से ही समझिए, जैसे बोल देता सवाल में कि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो झूलने का समय क्या होगा? तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ पे 4% जैसे बढ़ाता 4%, तो 4 बटे का अब 2 कर देते तो यहाँ से 2% बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद समझिए अगला जो है सवाल। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले सवाल से मुलाकात होगा। ठीक है, कुछ कुछ सवाल आसान लगेंगे लेकिन कुछ कुछ सवाल ज़रूर आपको भी परेशान करेगा। ठीक है, और वो सवाल होगा जो कि निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है। देखिए अगला जो सवाल है 17 नंबर कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? देखिए यहाँ से मामला जो होता है वो क्या होता है समझिए यहाँ पे कि जब भी गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर जी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा पर जी का वैल्यू पृथ्वी पर जी के वैल्यू का जो होता है 1 बटा क्या होता है? 1 बटा का 6 गुना होता है। ठीक है, या फिर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का जो होता है वो कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, दोनों क्लियर हुआ? किस किस कंडीशन में 1/6 होता है? चंद्रमा पर जी का वैल्यू पृथ्वी पर जी के वैल्यू का कितना होता है? 1/6 भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6। तो समझ लिए 1/6 किस कंडीशन में होता है। उसके बाद और समझिए कभी कभार यहाँ से आपको जो एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा होगा 1/81, तो इसका क्या मामला होता है? इसका मामला ये होता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान बराबर होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग 1/81 भाग। तो यहाँ पे द्रव्यमान से रिलेशन जब रहे तब पृथ्वी का कितना होगा? 1/81 भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा?
आंसर आपका 1/6 आएगा। और जब द्रव्यमान के बारे में जब बात करें तब आपका आंसर क्या आता है, 1/81 आ जाता है। और अगर जी का वैल्यू या भार के बारे में बात करें तब क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 हॉर्स पावर यानी एचपी कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो ये कैसा होता है। देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ से कैसे आप याद रख पाइएगा लंबे समय तक। देखिए एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे प्रो लगा हुआ है अनुप्रस्थ में, तो प्रो से क्या होता है, प्रकाश। पूछेगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आधा धो लगा हुआ है, आधा धो से क्या लिखाता है, ध्वनि। आधा धो से ध्वनि लिखाता है, तो ध्वनि किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य का। क्लियर हो गया, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे देखिए सवाल। तो यहाँ से जो आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग किस सिद्धांत की खोज किसने की, तो किसने की, आर्किमिडीज ने। उसके बाद देखिए गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। राइट ब्रदर्स जो है वायुयान के जो है कि खोज करता है। उसके बाद न्यूटन जो है वो क्या है, गति के खोज करता या गुरुत्वाकर्षण के खोज करता। उसके बाद देखिए आयुष्मान का जो स्त्रीलिंग जो होता है वो क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आयुष्मती। आयुष्मती किस शब्द में तत्व पुरुष समास है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मधुमक्खी होगा। उसके बाद देखिए हिंदी का अलग से वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। बिहार पुलिस का वैकेंसी आने से पहले हिंदी का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो सेट में है उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए मिट्टी का माधव होना, ये किसका ये जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है कि बहुत मूर्ख होना, ठीक है। कवि की स्त्रीलिंग क्या है, देखिए ये 2017 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ भी पूछा गया था। उसके बाद पारा मेडिकल का एग्ज़ाम 2019 जो हुआ है वहाँ भी ये सवाल पूछा गया था। यहाँ से जो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, कवियत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, तो ये गुजरात हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा। 49वें नंबर के कौन थे, यू ललित थे। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुभाष घई को दिया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया, तो ये लाया गया कूनो में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। और ये चीज़ बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में जो है कि आंसर दीजिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, या नीति आयोग कब आया, ठीक है। कब आया इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। चलिए तो निश्चित रूप से आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाइक करना तो एकदम से नहीं भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।